वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग देखेंगे जो बायो एनर्जेटिक्स टॉपिक, ये हम लोग जो मेटाबॉलिज्म वाला जो टॉपिक स्टार्ट किए थे उस वाले से नेक्स्ट पोर्शन है बायो एनर्जेटिक्स का। बायो एनर्जेटिक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग जो मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं ये सब चीज़ आएगा कि फॉरवर्ड रिएक्शंस है या बैकवर्ड रिएक्शंस है या एक तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। ये मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री और बायोलॉजिकल सिस्टम में जो रिएक्शंस होते हैं उसके बीच का, ठीक है। थोड़ा बहुत इसको भी आप लोग जानिए क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि बायो एनर्जेटिक्स होता क्या है, ठीक है। तो जैसा इसमें बोला गया कि बायो एनर्जेटिक्स क्या है, यह एक तरीके से बायोकेमिकल थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स जो हम लोग नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम में जो पढ़ते हैं, और जब हम बायोलॉजिकल सिस्टम में थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं तो इसको कहीं ना कहीं हम लोग बायो एनर्जेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, थर्मो का मतलब क्या होता है हीट, डायनेमिक्स का मतलब मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये मूवमेंट ऑफ एनर्जी एक तरीके से बोल सकते हैं। हीट का मतलब हालांकि एनर्जी और हीट में डिफरेंस होता है, बट यहाँ पे एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है थर्मोडायनेमिक्स को। तो मूवमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का मूवमेंट कैसे होता है, जैसे एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन में जाना, ठीक है, ट्रांसफर होना, या एक रिएक्शन हो रही तो कहीं से एनर्जी को गेन करना फिर, ठीक है। तो ओवरऑल ये दिया गया है कि एनर्जी चेंजेस इन बायोकेमिकल रिएक्शंस। अगर बायो एनर्जेटिक्स को हम लोग डिफाइन करें तो इट इज एक्चुअली बायोकेमिकल थर्मोडायनेमिक्स विच डील्स विथ द एनर्जी चेंजेस इन बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज होता है, ठीक है, आइदर गेनिंग और रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, ये हम बायो एनर्जेटिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखो, इसको हम लोग बोले हैं पहले एक्सर्गोनिक। एक्सर का मतलब क्या, एग्जिट, एग्जिट का मतलब बाहर, ठीक है। तो एक्सर्गोनिक का मतलब क्या हो गया कि एनर्जी जो है वो बाहर निकल रही है, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे कि डेल्टा G0 जो है वो निगेटिव रिप्रेजेंट किया गया है। और एंडरगोनिक का मतलब अंदर की तरफ आना। तो अगर कोई रिएक्शन में एनर्जी ली जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडरगोनिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और इसका जो G0 है, ठीक है, उसको हम लोग पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, सर ये डेल्टा G0 क्या होता है, ठीक है। इसको आगे हम लोग देखेंगे क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। आगे चल के इसको हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि कोई भी एक रिएक्शन हो रही है, सपोज दैट यहाँ से A से B में हो रही है, ठीक है। तो क्या यह अपने आप होगी, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ पे कोई चीज़ रख देते हैं, धीमे धीमे उसमें रिएक्शन होने लगता है, वो डिफरेंट तरीके की हो जाती है, ठीक है। तो जो अपने आप रिएक्शन होती है, ठीक है, बाहर से कोई एक्स्ट्रा इफर्ट नहीं देना पड़ता है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। ये मैंने लिखा है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो अपने आप होती है। इसके लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, तो इसको समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए और उन्होंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया। तो जो पहला कॉन्सेप्ट दिया गया था वो एंट्रोपी का दिया गया था, ठीक है। इन्होंने बोला था कि अगर किसी सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, ठीक है। तो एंट्रोपी होती क्या है, इसको हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एंट्रोपी जो हमेशा हम लोग जो बायोकेमिकल रिएक्शन में देखते हैं वो चेंज इन एंट्रोपी की बात करते हैं। एंट्रोपी इटसेल्फ अपने आप को डिफाइन नहीं कर सकता कि जैसे हम बोले कि ये सिस्टम गड़बड़ है, तो कितना गड़बड़ है ये हम नहीं बता सकते ना, कि जब तक ये नहीं जाने कि इससे पहले की स्टेज क्या थी। तो एंट्रोपी जो है हमेशा जो सिग्निफिकेंस वैल्यू होती है वो चेंज इन एंट्रोपी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम बोले कि आज ये रूम इतना गंदा है, कल रूम और ज़्यादा गंदा है, तो जो जितना गंदा हुआ आज और कल के बीच में, ठीक है, ये क्या हुआ, चेंज इन एंट्रोपी। तो एंट्रोपी को हम लोग सिर्फ एक लाइन से डिफाइन करते हैं, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम। मतलब आज जितना सिस्टम है, अगर वो कल और ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो गया तो जितना डिस्टॉर्ट हुआ वो क्या हुआ, चेंज इन एंट्रोपी। तो ये जो एंट्रोपी होती है ना किसी भी रिएक्शन की, अगर वो बढ़ रही है तो वो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। लेकिन धीमे धीमे ये कॉन्सेप्ट भी एक जगह जाके फेल होता है, एक दो जगहों पे, और फिर बोला जाता है कि यार स्पॉन्टेनियस को समझाने के लिए फिर हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या होता है, ये होता है चेंज ऑफ हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये टी है कंटेंट, ठीक है।
चेंज इन हीट कंटेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये हीट के कॉन्टेक्स्ट में बात की है, ठीक है। आगे चल के देखा गया कि ये भी दोनों सिस्टम 100% एक तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि ये रिएक्शन कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे गिब्स, उन्होंने इन दोनों चीज़ को ऑब्जर्व किया और फिर अपना एक फॉर्मूला दिया दोनों चीज़ को कंबाइन करते हुए, एंट्रोपी और एंथैल्पी को, और बोला कि देखो ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है ना, अगर वो निगेटिव में आती है तो वो प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब अपने आप होगी, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी, इन दोनों को उन्होंने कंबाइन करके एक फार्मूला बनाया जिसको गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन बोलते हैं, और वो बोला गया डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां भी हम एच लिख रहे हैं एंथैल्पी, वो चेंज इन एंथैल्पी की बात करेंगे, और एस जहां भी लिखेंगे एंट्रोपी, वो चेंज इन एंट्रोपी की बात करेंगे। कभी भी आप एस या एस डायरेक्ट मत लिखिएगा, ऐसा मत लिखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। You will have to always put delta H and delta S, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जो आपको मेंशन करना पड़ता है गिब्स फ्री एनर्जी के रिएक्शंस में, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, ठीक है। इन्होंने बोला कि कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है तो डेल्टा G शुड बी ऑलवेज निगेटिव, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, इसको समझाने के लिए पहले एंट्रोपी आया, एंथैल्पी, और लास्ट में आपका गिब्स फ्री एनर्जी आया, ठीक है। ये देखो नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, रैंडमनेस ऑफ सिस्टम, चेंज ऑफ हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ये इसको डिफाइन किया गया है। इसके अलावा बायोएनर्जेटिक्स में कुछ छोटे छोटे टर्म्स आते हैं, जैसे आपका हो गया एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी। कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज फ्री एनर्जी एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। तो आपको तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। एनर्जी का मतलब क्या है कि उसके पास कितनी एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी का मतलब उसके पास कितनी एक तरीके से एनर्जी है। जैसे हम बोले कि लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा ऐसे तो है बट उसमें कोई एक्सेल्फ कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है। उसको जब हम जलाएंगे तब उसमें से एनर्जी निकलेगी। यानी कि एनर्जी यहाँ पे जो है वो बॉन्ड फॉर्म में भी है, मतलब जो बॉन्ड बने हुए हैं, जो एटम है एक दूसरे से अटैच्ड है, उसके बीच जो बॉन्ड है उसमें भी कुछ एनर्जी है। देखेंगे कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन वो कंबाइन करता है, वो भी एक तरीके से एनर्जी है। और इसके अलावा एटम को एटम से बॉन्ड बनाने के अलावा कुछ एनर्जी उसके पास फ्री एनर्जी होती है, ठीक है। तो एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट में आपका बॉन्ड एनर्जी भी आ जाएगा प्लस फ्री एनर्जी भी आ जाएगा, ठीक। एंड व्हाट इज फ्री एनर्जी? फ्री एनर्जी बॉन्ड एनर्जी के अलावा वो एनर्जी होती है जो किसी भी काम को करने में यूज लाई जाती है, ठीक है। तो अब फ्री एनर्जी की बात करेंगे तो ये बोलता है अवेलेबल एनर्जी टू डू वर्क। तो फ्री एनर्जी में जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो चीज हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। फ्री एनर्जी में ऑलवेज वो एक्स्ट्रा एक तरीके से एनर्जी है, वो सरप्लस एनर्जी है, ठीक है। जैसे किसी घर में मान लो कि 2 लोग खाने वाले हैं, तो अगर खाना 3 लोगों का बन रहा है तो जो 2 लोग होते हैं वो तो क्या हो जाएंगे, एक तरीके से स्टैंडर्ड हो गया। बाकी एक एक्स्ट्रा जो लोगों के लिए खाना बना है वो बोला जाएगा कि वो फ्री है एक तरीके से, ठीक है। तो हमेशा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो मैटर्स होते हैं उसमें जो बॉन्ड में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है वो तो बॉन्ड एनर्जी हो गई, प्लस उसके अलावा अगर उसके पास एनर्जी है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो फ्री एनर्जी। तो फ्री एनर्जी को हम एक लाइन में डिफाइन करेंगे, अवेलेबल एनर्जी टू डू वर्क। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड फ्री एनर्जी। एनर्जी में आपका फ्री एनर्जी भी आ जाएगा प्लस बॉन्ड एनर्जी भी आ जाएगा, लेकिन फ्री एनर्जी में बॉन्ड एनर्जी को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, ठीक है। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आपका डेल्टा जी नॉट से। तो ये बोले कि व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 मोल पर लीटर, अगर किसी भी रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और उस केस में जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो, PS7, जैसे PS7 है उस पर रिएक्टेंट 1 मोल पर लीटर है, प्रोडक्ट भी 1 मोल पर लीटर हो रहा है, जो कन्वर्ट हो रहा है तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। तो इसमें स्टैंडर्ड कंडीशन लग गई है फ्री एनर्जी के लिए, दैट इज 1 मोल पर लीटर फॉर सबस्टेट एंड 1 मोल पर लीटर फॉर प्रोडक्ट, और कंडीशन क्या है, pH7 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉमन एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जैसे ATP, ठीक है,
एटीपी जब वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है एडीपी और पीआई में, तो उसका जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा G0 जो होता है -7.3 कैलोरी पर मोल होता है। इट मीन्स व्हाट, कि ये इतनी एनर्जी बाहर रिलीज करता है। तो ये क्या होगा, एक तरीके से ये तो स्पॉन्टेनियस एक तरीके से हो जाएगी अगर एटीपी को H2O से रिएक्ट करवा रहे हैं तो, या एक इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन होगी, एक्सर्गोनिक रिएक्शन होगी, क्योंकि हीट जो है वो बाहर निकल रहा है, एनर्जी बाहर निकल रही है। या एक्सोथर्मिक इसको बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे कि बायोएनर्जेटिक्स में आपका एंडरगोनिक एक्सर्गोनिक रिएक्शंस क्या होती है और स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती है। अच्छा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे कि जो रिएक्शन अपने आप न हो रही हो, उसमें हमको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ रही हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्लियर? तो अगर इसमें हम पूछेंगे अच्छा ये बताओ एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक रिएक्शन में कौन स्पॉन्टेनियस हो सकती है, कौन नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकती है, तो बट ऑब्वियस जो एक्सर्गोनिक रिएक्शन होगी वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस हो सकती है, और एंडरगोनिक रिएक्शंस जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये तो कुछ कॉन्सेप्ट था एंडरगोनिक एक्सर्गोनिक का। अब हम लोग कुछ रिएक्शंस देखते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि कोई रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शंस होती है, कोई बैकवर्ड रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होती है और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होती है। कभी सिंगल एरो दिखाते हैं या फिर बैकवर्ड एरो भी दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे रब कर लेते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज़ को। चलो इसको भी राय दे रहे हैं। सपोर्ट कि ये ए है और ये बी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ दिखा सकते हैं या एक तरीके से बाई डायरेक्शनल रिएक्शन भी दिखा सकते हैं। तो किस कंडीशन में ये रिएक्शन होगी, किस कंडीशन में ये होगी। ठीक है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन किस कंडीशन में हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक ग्राफ देखते हैं कभी कभी, जो यहाँ पे दिया जाता है कि एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी में अगर हम ये देख रहे हैं कि ये कोई दो सबस्ट्रेट हैं, वो रिएक्ट करके और यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहे हैं, और इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जैसे मान लो कि ये E1 है और दूसरे जो दो सबस्ट्रेट हैं वो रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बना रहे हैं जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी E2 है। तो अब ये बताओ इन दोनों में से कौन सी प्रोसेस रिवर्स हो सकती है। देखो, इसको रिवर्स करने के लिए इतना एनर्जी चाहिए और इसको रिवर्स करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है ना, इजीली रिवर्स हो सकती है एज कंपेयर टू ग्रीन वाला जो हमने दिखा रखा है एरो उससे। यानी कि कहीं ना कहीं एक्टिवेशन एनर्जी का रोल होता है इस रिएक्शन में। अगर एक्टिवेशन एनर्जी या इस रिएक्शन को कराने में जो एनर्जी लग रही है, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो वो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। वो बैकवर्ड होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, और दूसरी ये जो रिएक्शन होते हैं जिसमें एनर्जी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, उतना थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, तो वो इजीली एक तरीके से रिवर्स हो सकती है। अब कहेंगे सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें एनर्जी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, इसमें एनर्जी का इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। तो देखो, जो बायोकेमिकल जो पाथवेज या साइकिल जो भी आप लोग पढ़ेंगे उसमें देखो 100% मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ मोस्ट ऑफ केसेस में ये चीज़ अप्लाई होती है। क्या होती है, जैसे मान लो देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का कन्वर्जन फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में होता है, एंजाइम होता है आपका हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। और यहाँ पे आप देखोगे कि एटीपी एडीपी प्लस पीआई में ब्रेक कर रही है। तो अब यहाँ पे देखो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये रिएक्शन क्या हो रही है, ये एंडरगोनिक है कि एक्सर्गोनिक है। ऑफ कोर्स ये क्या है, एंडरगोनिक, क्योंकि इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। और
एटीपी का ब्रेकडाउन जो एडीपीपीआई में हो रही है, ये क्या हो रहा है आपका एक्सर्गोनिक हो रही है, क्योंकि इसमें एनर्जी बाहर निकलेगी। अभी ये मैंने देखा था कि एटीपी का अगर ब्रेकडाउन होगा तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी। तो ये जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज, तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, अपने आप वो नहीं हो पाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी उसको चाहिए, अप्रोक्सीमेट इससे थोड़ा सा कम चाहिए बट चाहिए। तो ये क्या करता है, एटीपी का ब्रेकडाउन करता है, उतनी एनर्जी इस एक्सोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू लेता है और ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कराता है। यानी कि जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या होगा, फॉरवर्ड होगा या एक तरीके से रिवर्सिबल हो सकता है। रिवर्सिबल होने के चांस कम है, क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी का इन्वेस्टमेंट हैवी हो रहा है। यानी कि जो भी मेटाबॉलिक पाथवे है, अगर उसमें कहीं भी आप लोग देखेंगे एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, यानी एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ केसेस में, हम 100% नहीं बोल रहे, मोस्ट ऑफ केसेस में वो जो स्टेप होता है ना, वो नॉन रिवर्सिबल होता है। ठीक है, आप लोग एग्जांपल उठा के देख लीजिएगा बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे में। तो ये हमने एक चीज ये समझ में आई कि फॉरवर्ड रिएक्शंस जब बैकवर्ड होती है, मतलब रिवर्सिबल होती है, तो उसमें एनर्जी का इन्वेस्टमेंट उतना नहीं ज़्यादा होता है। यानी कि जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बोल सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसमें कहीं ना कहीं एक्टिवेशन एनर्जी उसकी कम होती है, और जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक थोड़ा सा टर्म आता है कपल्ड रिएक्शंस। कपल्ड रिएक्शन समझाने के लिए हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि सपोज दैट कि हमारी बॉडी में हमने रिएक्शन क्या पढ़ा, एंडरगोनिक, और दूसरा क्या पढ़ा, एक्सर्गोनिक। अगर सपोज दैट मेरे एक हाथ में एंडरगोनिक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे एनर्जी की ज़्यादा जरूरत है, तो ये मेरा हाथ तो ठंडा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारा एनर्जी कंज्यूम करेगा। दूसरे हाथ में एक्सर्गोनिक रिएक्शन हो रहा है, तो वहाँ का हाथ गर्म हो जाएगा, है ना। तो हम अब देखते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जबकि हमारी बॉडी में एंडरगोनिक और एक्सर्गोनिक रिएक्शन दोनों होती रहती हैं। तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे होता है? देखो, हमारा जो सेल है ना, वो बहुत ही स्मार्ट है और वो सेल की इकोनॉमी को अच्छा रखना चाहता है। इसलिए उसने क्या किया कि जहां भी एक्सर्गोनिक रिएक्शन हो रही है उसके साथ साथ वो एक एंडरगोनिक रिएक्शन भी कराता है, और ये जो दो रिएक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली होते हैं, कपल के फॉर्म में होते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कपल्ड रिएक्शन। तो अगर मेटाबॉलिज्म में कहीं कपल्ड रिएक्शन की बात बोल रहा है, इट मीन्स वहां पे एंडरगोनिक और एक्सर्गोनिक दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं, और इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कपल्ड रिएक्शन बोलेंगे। जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन, ये क्या है आपका एंडरगोनिक, एटीपी का एडीपी में ब्रेकडाउन क्या है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन, और ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो ये क्या होंगे, एक तरीके से कपल्ड रिएक्शंस होंगे। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि बायो एनर्जेटिक्स क्या होती है, फ्री एनर्जी क्या होती है, और एनर्जी क्या होती है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी क्या होती है। ठीक है, प्लस जो आपका एंट्रोपी क्यों आया, एंथैल्पी क्यों आया, और गिब्स फ्री एनर्जी क्यों आया। ठीक है, ये तीनों चीज़ आए किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है ये समझाने के लिए। ठीक है, और फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शंस एंड कपल्ड रिएक्शन, ये चीज़ हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उस पर हम लोग अब डायरेक्ट आएंगे कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है उस पर, और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो पाथवेज हैं, साइकिल्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे, और फिर उसका जो सिग्निफिकेंस होता है वो भी चीज़ हम लोग देखेंगे कि उसका बायोलॉजिकल सिस्टम में सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये जो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। इसको अगर आप लोगों को कोई और चीज़ में समझना हो कि सर इस पर एलोबरेट करके करिए, तो प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, हम उस चीज़ को दोबारा लेकर आएंगे और डिटेल से उस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इससे हम लोग भी मोटिवेट होते हैं। ठीक है, और नए वीडियो जो है वो मोटिवेट होकर अपलोड करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।